नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम बात कर रहे हैं यानी कि आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं आमेर यानी जयपुर का कछवाहा वंश पढ़ेंगे। साथियों, कछवाहा वंश पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है जो हमारे स्कूलों में चलती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये हमारे स्कूलों में चलाई गई। साथियों, तो इसी बुक से पढ़ने वाले हैं आमेर यानी जयपुर का कछवाहा वंश। और यदि मैं कहूँ जॉब लगना है तो देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से मेरे साथियों, यदि आपको जॉब लगना है तो देखना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या, देखिएगा। आमेर का कछवाहा वंश एवं इसके प्रतापी शासक। साथियों, तो देखिएगा, कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं। भगवान श्री राम के मेरे साथियों दो पुत्र थे, एक का नाम लव था और एक का नाम क्या था, कुश था। तो जो ये आमेर का कछवा वंश है ना, ये जयपुर ये राम के वंश पुत्र कुश से इनकी उत्पत्ति मानते हैं। लेकिन आगे हम देखेंगे तो देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्मवंशी कहलाए और साधारण भाषा में इन्हें कछवा कहा जाने लगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, सूर्यमल मिश्रण इनकी उत्पत्ति किससे मानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सूर्यमल जो मिश्रण है ये बूंदी के प्रसिद्ध साथियों चारण कवि हुए। कौन से? बूंदी के थे साथियों। कहाँ से? ये बूंदी के थे। जो हाड़ाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी साथियों? बूंदी ही थी। कौन थी? बूंदी ही थी। तो यहाँ देखिएगा, ये बूंदी के जो सूर्यमल मिश्रण चारण कवि, उन्होंने कूर्म, ध्यान रखिएगा क्या, कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति का मतलब क्या होता है? संतान होता है। होने से कूर्मवंशी कहने लगे और साधारण भाषा में इस कूर्मवंशी को क्या कहते हैं? कछवा कहा जाने लगा। आगे देखिए, ढूंढार प्रदेश में राज्य स्थापित करने के लिए कछवाओं को मीणाओं तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए, यह कछवाओं के पहले मीणों का शासन था, कछवाओं के पहले यहाँ बड़ गुजरों का शासन था। इनकी आपको ध्यान रखना है। इनकी प्रथम राजधानी दौसा थी। उनकी कछवाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी साथियों? तो आपको ध्यान रखना है, कछवाओं की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दौसा थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे, कछवाहा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, ये भी याद रखना है। कछवा कौन थे? प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे, ये आपको भी ध्यान रखना है कि कछवा चौहानों के सामंत थे। 1147 ईस्वी में दुलेराय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया। कब? 1137 में किसने? दुलेराय ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नवीन राज्य स्थापित किया और दुलेराय ने ही जमुआ रामगढ़ में मीणों को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया। देखिए साथियों, क्या अब बात करते हैं दुलेराय की, तो दुलेराय में ढूंढाड़ में तो हराया इसने, किसने को हराया? बड़ गुजरों को हराया। और जमुआ रामगढ़ में मेरे साथियों इन्होंने किसको हराया? मीणों को हराया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर से मीणों को परास्त कर अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर यदि देखिए मेरे साथियों, पहला प्रश्न है अपना, तो ये अपना पहला प्रश्न बनता है कि आमेर को राजधानी किसने बनाया? तो साथियों ध्यान रखिए, आमेर को राजधानी बनाने वाले कौन है? कोकिल देव है। ये आपको ध्यान रखना, कोकिल देव ने आमेर को क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, यहाँ हम इतना ही पढ़ेंगे जितना इस बुक में दे रखा है, इससे बिल्कुल भी आगे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ा नहीं करें तो इसमें और भी आगे कुछ है, लेकिन इस बुक में क्या दे रखा वह हमें याद करना है, ये अपना उद्देश्य है। बाकी और आगे पढ़े और पढ़ना है तो अपने पास नोट्स पढ़े और बुकें पढ़े, लेकिन इस बुक को याद करना है। कहा जाता है कि इस बुक में से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। अब आता है साथियों भारमल। कौन आता है? भारमल। इनका शासन रहा 1547 से लेकर 1573 तक इनका शासन रहा साथियों। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और ये मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में
मिला है। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था। इस पंक्ति को आप ध्यान रखिएगा कि पहला राजपूत शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तो मेरे साथियों, आपको ध्यान रखना है, पहला जो शासक था वो था, कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की? तो वह था साथियों भारमल, और भारमल जयपुर का कछावा वंश का शासक भारमल था। आगे और भी बात करेंगे। 1562 में अपनी पुत्री जिसका नाम था साथियों हरकाबाई, जिसे कालांतर में मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इस जो जयपुर की है इसका जो मुख्य नाम था वो था हरकाबाई। क्या नाम था? हरकाबाई। हरकाबाई को मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जाना जाता था। का विवाह अकबर के साथ किया। कब किया? ये किया साथियों, ध्यान रखना, 1562 में। कब किया? 1562 में। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। हम ध्यान रखना, जहांगीर किसका पुत्र था? इसी हरकाबाई का पुत्र था। और 1562 में सांबर में अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ध्यान रखिए, सांबर में। क्या? सांबर में। सांबर कहाँ है? जयपुर के आसपास सांबर झील प्रसिद्ध झील है ना। सांबर के आसपास जब अजमेर, कहा जाता है कि जब अकबर अजमेर में, अजमेर यात्रा करना आया तो उस समय यहाँ पर सांबर ने किसका? भगवान दास ने इनका भव्य स्वागत किया। और भगवान दास स्वयं भगवान दास का पुत्र, यानी किसने? भारमल का पुत्र भगवान दास, और भगवान दास का पुत्र कौन? मान सिंह। ये दोनों ही क्या हुए? तीनों ही अकबर की शरण में चले गए हैं। और अकबर ने उनकी पुत्री जिसका नाम था हरकाबाई का विवाह किससे किया? अकबर से किया, जिसे कालांतर में मरियम उज़ ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, काम चल जाएगा इतने में ही साथियों अपना। अगला अपना आता है साथियों भगवान दास। पहली बात तो किसका पुत्र था? मान सिंह का पुत्र था। ये अपन को दिया है भारमल का पुत्र था। अब भारमल 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा। उसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया। ये 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा और 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। ये ध्यान रखना। और यहाँ पर ये बहुत ही, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात, बहुत ही खराब बात है साथियों। अब देखिएगा, यहाँ ये भगवान दास किसका पुत्र है? ये भारमल का पुत्र है। किसका? भारमल। अब भारमल की पुत्री कौन थी? हरकाबाई। अभी देखा आप, कौन थी? हरकाबाई थी। हरकाबाई का विवाह किससे होता है? अकबर से। किससे होता है? अकबर से। अकबर और कबाई का पुत्र का जो जन्म होता है वो कौन था साथियों? यहाँ लिखा जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। अब देखिए यहाँ पर, अब ये पुत्री भारमल का जो पुत्र था वो कौन था? भगवान दास। अब भगवान दास की जो पुत्री है मानबाई और जहांगीर का विवाह हो जाता है। यानी कि ये भगवान दास और ये हरकाबाई दोनों क्या थे? ये भाई बहन थे। तो भाई का तो क्या है? पुत्री, और बहन का क्या? पुत्र। और दोनों का क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। तो बड़ी अजीब सी बात है मेरे साथियों, बहुत अजीब सी बात है। पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ होता है। खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था। खुसरो मानबाई यानी कि शाहजहाँ किसका पुत्र था? हाँ, ये मानबाई जहांगीर का पुत्र था। 1589 में लाहौर में भगवान दास की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सी अपन को बस इतना याद रखना है इसमें, किसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया। किससे? जिसे खुर्रम भी कहा जाता है। जहांगीर को क्या कहा जाता है? खुर्रम भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, आगे। अब आता है अपने पास मानसिंह। क्या आता है? मानसिंह। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया, क्योंकि जब भारमल ने, किसने? ध्यान रखिए, जब भारमल ने किसकी? अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, उस समय मानसिंह की उम्र कितनी थी? केवल 12 वर्ष थी। तो आपको ध्यान रखना है, मानसिंह केवल 12 वर्ष की उम्र में अकबर की सेवा में चला जाता है। उसने अकबर एवं जहांगीर, दो मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर ने रणथंबोर अभियान जो 1569 ईस्वी में सुरजनाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करने में मान सिंह ने भूमिका निभाई। यानी कि कहाँ का? रणथंबोर का सुरजनाड़ा, जो बूंदी का राजा था,
1569 में ये रणथंभौर का राजा था साथियों, रणथंभौर का ये शासक था। उसको हराने के लिए अकबर ने किसको भेजा? मान सिंह को भेजा, और मान सिंह ने इसको मुगल अधीनता स्वीकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का दूसरा प्रस्ताव लेकर गया और 1576 ईस्वी में हल्दीघाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया। यह अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित था। अकबर ने इसे फरजंद यानी बेटा की उपाधि दी। ध्यान रखना, फरजंद। मान सिंह को फरजंद किसने कहा? तो फरजंद का तो होता है साथियों बेटा या पुत्र होता है। तो मान सिंह ने अकबर ने इसको फरजंद की उपाधि दी। वह 7000 मनसबे दिया। 1589 में जब ये बिहार का सूबेदार था तो इनके पिता भगवान दास की मृत्यु हो गई और यह 1589 में आमेर का शासक बना। क्या बना? आमेर का शासक। यहाँ देखिए प्रसिद्ध अपने 2 प्रश्न बनते हैं साथियों। ये भी बनता है 12 वर्ष की उम्र का बनता है। साथ ही रणथंभौर अभियान में किससे आ रहा है? सूर्यनाड़ा, ये भी बनता है। साथ ही साथ ये महाराणा प्रताप का द्वितीय ये संदेश वाहक लेकर संधि करने वाला ये बनता है, ये भी आता है। यहाँ पर आता है इसे फरजंद की उपाधि किसने थी? ये भी आता है। तो ये अकबर ने थी। कितने मनसब दिए? कि प्रधान थे अकबर के समय 7000 थे। ये भी ध्यान में रखना है साथियों। आगे बात करते हैं। 1592 में उड़ीसा जीतकर पहली बार इसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मान सिंह की मृत्यु 1514 में इलीचपुर में हुई। ध्यान रखना, कब हुई? 1614 में हुई। कहाँ पर हुई? इलीचपुर में हुई। ये आपको ध्यान रखना है। मान सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। ध्यान रखना, प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ऐसे प्रश्न आ सकता है। पहले बात, ये विद्वानों का आश्रयदाता था। 12 वर्ष की उम्र में मुगल अधीनता स्वीकार कर ली। ये भी ध्यान रखना। अकबर ने इसे फरजंद कहा। ये भी अपन को ध्यान में रखना है। इसके समय मान चरित्र महाराजकोश नामक ग्रंथ रचे गए। इसी समय मुरारीदान ने मान प्रकाश जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की। ये 2 कृतियां याद रखनी है। एक तो रखना मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखा। किस पे लिखा? मान सिंह पे लिखा। मान प्रकाश किसने लिखा? तो मुरारीदान ने मान प्रकाश लिखा। तो मान सिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना किसने की? ये जगन्नाथ ने की। मान सिंह के समय ही रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इनकी रानी थी जिनका नाम था रानी कनकावती। इस कनकावती ने अपने पुत्र जिसका नाम था जगत सिंह, तो जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया साथियों। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला आता है अपने पास मिर्जा राजा जय सिंह। ये भी बहुत, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पुटअप होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। 11 वर्ष की आयु में, अब देखें कौन? मान सिंह तो 12 वर्ष की आयु में राजा बना था। यह मिर्जा राजा जो जय सिंह के साथियों वो मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही राजा बन गया। जिस प्रकार कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय 11 वर्ष की उम्र में राजा बना था, उसी प्रकार ये मिर्जा राजा जय सिंह भी 11 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है मेरे साथियों। आगे हम बात करेंगे। 11 वर्ष की आयु यानी 1621 में जय सिंह आमेर का शासक बना। ये 3 मुगल सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अब देखिए मिर्जा राजा जय सिंह ने किन किन मुगल शासकों की सेवा की, तो आपको रखना है याद, जे, सा और अपना रखना है ओ। ऐसे जे से बनेगा जहांगीर, सा से बनेगा शाहजहां और ओ से बनेगा औरंगजेब। याद रखना, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की इन्होंने सेवा की। आगे 1623 ईस्वी में इसे मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने दक्षिणी पश्चिमी सीमांत के उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया और 1630 ईस्वी में जय सिंह ने खान ए जहां लोधी के विद्रोह को दबाया। यह है 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा के अभियान पर यह दक्षिण भारत गया। साथी आगे बात करते हैं। 1637 में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। ये मिर्जा इसकी उपाधि थी साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराधिकार युद्ध के
समय में शुजा के विरुद्ध भेजा गया, जहां बहादुरपुर के युद्ध में इसने शुजा को पराजित किया। उत्तराधिकारी के युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जयसिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जयसिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर के किले में सफल रहा। जयसिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। क्या कहा था? हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जयसिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा जिसने अफजल खां जैसे सेनानायक को पराजित किया था। अंत में शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हो गई, जिसे पुरंदर की संधि 1665 में के नाम से जानी जाती है। ये पुरंदर की संधि बहुत प्रसिद्ध संधि है साथियों, ये अक्सर एग्जामों में आ जाया करती है, तो आपको याद रखना है। पुरंदर की संधि है वो मिर्जा राजा जयसिंह और मराठा राजा शिवाजी के मध्य हुई थी और कब हुई थी? 1665 में हुई थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। पुरंदर की संधि जयसिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता एवं विद्वानों का सम्मान करने वाला था और प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। बिहारी ने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी में साथियों कहा जाता है कि बिहारी सतसई पर इतनी टीका लिखी गई साथियों कि पहला स्थान तो हिंदी में रामचरितमानस का आता है, इसके बाद जो टीका लिखी गई वो बिहारी सतसई पहली लिखी गई है। अब आता है जयसिंह साथियों, यह भी बहुत प्रसिद्ध शासक है। सवाई जयसिंह 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जयसिंह में जयसिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इसका नाम सवाई जयसिंह रखा। यानी कि साथियों ध्यान रखिए, जो सवाई की उपाधि थी ये किसने दी? औरंगजेब ने दी। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वह जगत सिंह प्रथम से बढ़कर सवाया था, इसलिए इसको सवाई कहा गया। क्या कहा? इसलिए इसको क्या गया? सवाई कहा गया। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम के पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे और 1700 ईस्वी में जयपुर ने आमेर राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में जयसिंह ने आजम का पक्ष लिया। देखिए अब जयसिंह ने किसका लिया? आजम का पक्ष लिया, मगर जाजुआ के युद्ध में मुअज्जब की क्या होगी? विजय हो गई। अतः मुअज्जब जो बहादुर शाही के नाम से शासक बना, वे आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। अब याद रखिए, आमेर का नाम मोमिनाबाद किसने रखा? तो मुअज्जब ने रखा, क्योंकि साथियों सवाई जयसिंह ने किसका पक्ष लिया था? आजम का पक्ष लिया। आजम तो क्या होगा? परास्त हो गया और मुअज्जम जीत गया। तो ये मुअज्जम कहाँ पर आया? जयपुर आया और जयपुर में से विजय सिंह को शासक बना दिया और आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद रख दिया। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे साथियों। आगे बात करेंगे। मेवाड़ की सहायता से जयसिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुखसियर ने 1713 ईस्वी में जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1764 को राजपूत राजाओं का हुड़ला सम्मेलन आयोजित हुआ। हुड़ला कहाँ साथियों? शाहपुरा भीलवाड़ा में साथियों हुड़ला सम्मेलन है। क्या है? हुड़ला सम्मेलन है। हाँ, बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके। ठीक है, आगे हम बात करें किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से यह योजना कार्यरूप न ले सकी और सवाई जयसिंह ने 1729 में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिसने मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जयसिंह ने मराठों एवं मुगल सम्राट के समझौते कराने की मध्यस्थता की और 1773 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु हो जाती है। इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था। सवाई जयसिंह ने 7 मुगल राजाओं का शासन देखा। कितना? 7 मुगल राजाओं का शासन देखा। 1725 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई और उनका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। क्या रखा? जीज मोहम्मद शाही रखा साथियों। कब? 1725 में। क्या बनवाया इसने?
सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई जिसका नाम जीज मोहम्मद शाही रखा। इन्होंने जयसिंह कारिका नामक ज्योतिषीय ग्रंथ की रचना की, यह भी याद रखना है। जयसिंह कारिका किसका ग्रंथ है? ये सवाई जयसिंह का है। जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशाला स्थापित की। अब वेधशाला कैसे याद करेंगे आप? वेधशाला जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस। बी से बनारस, उ से उज्जैन, में से मथुरा और इसका डीजे। अब आपको याद रखना है साथियों, डी और जे, और आपको रखना है ब, म और व, बम। डी से बनेगा दिल्ली, जे से बनेगा जयपुर और बी से बनेगा बनारस, यू से बनेगा उज्जैन और एम से बनेगा मथुरा। तो इन 5 जगह उन्होंने वेधशाला स्थापित की। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है 5 वेधशालाओं में। पहली बात तो आपको करेक्ट इनके नामों को याद करना है साथी, बिल्कुल आपको याद रखना है। या फिर जयपुर आपको ऐसे भी याद रखना है, ऐसे भी याद, दुम्ब ए, जयपुर दुम्ब ए भी आ सकते हैं। एक तो जयपुर याद रखना है, जयपुर और दुम्ब याद रखना है। डी से दिल्ली, यू से उज्जैन, में से मथुरा और बी से बनारस, ऐसे भी याद रखते क्या? जयपुर से आपको याद रखना है, जयपुर तो याद रखना है, एक आपको रखना है दुम्ब, ये जयपुर दुम्ब, क्या रखना है? जयपुर दुम्ब, ऐसे आपको याद रखना है। डी से दिल्ली, उ से उज्जैन, एम से मथुरा और बी से क्या बनेगा? बनारस, जिसे जंतर मंत्र कहा जाता है। जयपुर की वेधशाला को साथियों याद रखना, जंतर मंत्र कहा जाता है। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। किसको? जयपुर की जंतर मंतर को, जो सबसे बड़ी वेधशाला है। जयसिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाला एक नगर का निर्माण किया जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। इसको याद रखना, 17 जुलाई 1727 में जयपुर का निर्माण करवाया गया। किसने? सवाई जयसिंह ने किया। और ध्यान रखना साथियों, इसका नक्शा तैयार करने वाला कौन था? तो उसका नाम था विद्याधर और ये बंगाली वास्तुशास्त्री था। वह अंतिम हिंदू नरेश था, यह भी आपको याद रखना, वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। अंतिम हिंदू शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तो वह था जयपुर जयसिंह था साथियों। 1734 में जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया है, इसने जयगढ़ में जयतोप का निर्माण भी करवाया। नाहरगढ़ का निर्माण भी सवाई जयसिंह ने कराया। और जो जयगढ़ में जयबाण साथियों, इसका निर्माण भी इनके द्वारा कराया, जिसे जयबाण तोप के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। ये जो सवाई जयसिंह के बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जयपुर का निर्माण करता है, नाहरगढ़ का निर्माण करता है, जयबाण तोप का निर्माण कराया, सती प्रथा के रोकथाम लगाई, विधवा विवाह का विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया साथियों। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और 5 वेधशाला का निर्माण कराया है जिसमें सबसे बड़ी कौन है? जयपुर है। और उनको याद रखना, जयपुर दुम्ब एक, ऐसे अपन को याद रखना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है साथियों। तो ये जयपुर के राजा थे। वो इस बुक में जिसे हम पढ़ रहे हैं, राजस्थान का अध्ययन एवं कला संस्कृति, राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति, इस बुक में यही राजा दे रखे जयपुर के। तो इस बुक को तो अपन को याद करना ही है, इसके साथ और भी करना है, लेकिन इस बुक को अच्छी तरह से याद करना है। अधिकतर साथियों जो चांस बनते हैं लगभग ये, जैसे मान लेते हैं जीके का पेपर साथियों अपने आता है 100 प्रश्न आते हैं जीके में। कितना आते हैं? 100। तो निश्चित मानिए साथियों 75 से 80 जो प्रश्न आते हैं वो इसी बुक में आ जाते हैं। और थोड़ा बहुत तो बाहर यानी दूसरी जगह से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बुक आपको अच्छी तरह से याद होना अति आवश्यक है। ठीक साथियों, उम्मीद करता हूँ आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, लेकिन नहीं किया साथियों तो अब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूरी किताब ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साथियों। तो ठीक मेरे साथियों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। राम राम।
जय हिंद साथियों।